दुनिया के वाहिद डेमोक्रेटिक कंट्री हम हैं जिसका 165-166 के नाम पे चलता है। इस मुल्क को बचा लें, खुदारा बचा लें, नहीं तो इस मुल्क में अब कुछ बचा नहीं है। और मेरे लिए दर्दनाक पहलू यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे मुल्क में मरूंगा जहाँ इंसान को इंसान मारकर जश्न मनाता हो, जहाँ इंसान से इंसान मारकर हुकूमत जी बनाता हो, जहाँ एक कौम से नफरत करके हाकिम बनता हो। ऐसे मुल्क का तस्वुर हमने तो नहीं किया था। सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। जनाब मोहम्मद अदीब साहब, चेयरमैन IMCR और साबिक रुकन पार्लियामान, मैं आपको एहतराम के साथ दावत स्टेज दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं मिल्लत टाइम्स का मशकूर हूँ और ये समझता हूँ कि बहुत ही मौजू सब्जेक्ट पे आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, रोल ऑफ मीडिया इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। हकीकत यह है कि अगर कलम मजबूत है तो हवाओं के रुख बदल देता है, और जब वो बिक जाता है तो ज़मीन पे एक बोझ होता है। हमने यही देखा है। हम तो उस वक्त की सहाफ़त को जानते हैं। हमने पढ़ा और देखा, नेहरू जी ने एक अखबार निकाला पैसा कमाने के लिए नहीं, गांधी ने अखबार निकाला जहनों को बदलने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं, मौलाना आज़ाद ने अलबिलाद खोला पैसा कमाने को नहीं। आज की सहाफ़त और आज का मीडिया महाजन खोलता है दौलत कमाने के लिए। तो जाहिर है कि इंसान कैसे समझ जाए कि हम किस मुल्क में हैं और कहाँ हैं। ये पूरी दुनिया का दस्तूर है। उर्दू सहाफ़त में आज खालिद अनवर साहब मौजूद हैं, बेहतरीन सहाफ़ी हैं, हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। मिल्लत टाइम्स ने भी उर्दू सहाफ़त को समझा। सहाफ़त वो चीज़ है, मीडिया वो चीज़ है जिसको सबसे पहले हमारे यहूदियों ने समझा। खिलाफत उस्मानिया की तबाही का बायस सबसे पहले उन्होंने वहाँ एक अखबार निकाला। आपको ताज्जुब होगा, उस अखबार का नाम हम्मास था, जो वहाँ की ज़बान है, और वहाँ से इनकलाब शुरू किया। पूरी सल्तनत उलट के रह गई। आज पूरी दुनिया पे हाकिम कौन है? यहूदी सहाफ़त, मीडिया के दुनिया के जो सबसे बड़े जो ग्रुप हैं वो सब यहूदियों के पास है। और जब ये RSS ने समझ लिया कि मीडिया की अहमियत क्या है, तो हमारी ज़मीन जब से हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हुआ, हमारी ज़मीन जहन्नुम बन गई। हम समझ ही नहीं पाए कि मीडिया का रोल क्या है। हमारी कौम ख़ास तौर से इस मसले पर रही कि मस्जिद की मीनारों पे लाइटें कितनी लगाई जाएं और शादी ब्याह में पैसे कितने खर्च किए जाएं। उनकी ये समझ में आए ही नहीं कि मीडिया ही जहनों को बदलती है, मीडिया ही इंसान से वहशी बनाती है और वहशियों को इंसान बनाती है। ये इतना अहम रोल है। और मिल्लत टाइम्स ने जिस तरीके से तरक्की की है इस मुल्क में, जब पैसा कमाने वाले, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया जिसको हम लोग मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं, ये किसके पास है? उन ताजिरों के पास है जिन्होंने दौलत कमाने का दस्तूर बना लिया है। उनको लगा कि ये अखबारात और ये चैनल हम अपनी दौलत के सहारे कब्ज़ा कर लेंगे। उनको ये समझ में नहीं आया हिंदुस्तान के हमारे भाइयों को, और जिस तरह का माहौल तैयार हुआ। हमें याद है अपने जवानी में, बचपन में, उर्दू का एक अखबार माजिद दरियाबादी साहब का निकलता था, सिख्त जदीद। एक बोसीदा से कागज़ पे काली रोशनाई से तहरीर होती थी, वो सीनों को चीर देती थी, एक राह दिखाती थी। कौमी आवाज़ एक अखबार निकलता था, एक बोसीदा से अखबार पर, कागज़ पर, वो दिलों को छूता था, हक़ाइक़ को बयान करता था, जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था, मज़लूम के लिए चिल्लाता था। आज कई कलर के अखबारात निकलते हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात के साथ निकलते हैं। उनका असर जो इस ज़मीन पर, इस समाज पर पड़ा है, उसकी हमने तवज्जो ही नहीं की। हमने सोचा ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। और जिस मुल्क में मीडिया
कम्बनल हो जाए, एक तरफा हो जाए, जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत न हो, कलम ललचने लगे, उस समाज का होना क्या है सलामत हैं। अभी बहुत से लोग हैं, हमारी ये बहन बैठी हुई हैं, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, यकीनी दौर में आपके सीने में दर्द उठता है जब भी आप यहाँ आए हैं। और ये आखिरी लड़ाई है। और ये कहना कि हम बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल मौलाना अमीर जमात की बात से मुत्तफ़िक़ हूँ। कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था कि यहाँ सच कहने वाले लोग खामोश हो जाएंगे, चुप्पी लग जाएगी उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, मजलूमों के आंसू नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनके सीने में दर्द नहीं उठेगा। जब इंसान लंच होगा, उसके घर में जाके यह कहा जाएगा कि तुमने खाया क्या है, अखबार छापने को तैयार नहीं है। हकीकत यह है कि जो अभी बयान किया गया, वो फिल्म एक्टर जिसके ऊपर अटैक हुआ है, वो हेट क्राइम है, कहने की हिम्मत नहीं है किसी में। मैं समझता हूँ इस वक्त एक जो सोशल मीडिया पे जो काम हो रहा है, आप लोग काम कर रहे हैं इसलिए नहीं, इसकी दूसरी तरफ एक आंधी वो लोग भी कर रहे हैं। मैं कल लखनऊ से आया, मेरे जहाज़ में बगल में एक मेरी उम्र के आसपास के एक साहब बैठे थे। उनको कहीं से पता लगा कि शायद मैं कभी सियासी रहा हूँ, तो उन्होंने बैठते के साथ ही राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और जितने हैं सबको बुरा भला कहना किया। मैंने कहा ठीक है, आप जो कहें। फिर मैंने उनसे कहा कि कम से कम हमारे पास तो आइए, हमसे पूछिए, तो हमसे इंटरेक्शन तो करिए। हमको तो आप मकान नहीं देते, हमें घर नहीं बुलाते, हमने क्या गलतियां की हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हम लोग मुसलमानों को देते तो हैं। गाज़ियाबाद में आपको एक मैं किस्सा बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। कहते साहब हमारे एक दोस्त ने एक मुसलमान औरत को अपने यहाँ मुलाजिम रखा था और वो खाना पकाती थी, और कहने के जब वो आटा गूंथती थी तो उसमें अपना पेशाब डाल देती थी। मैंने कहा खुदा का खौफ, डरिए। कहा नहीं साहब, मीडिया में है, देखिए आप, ये तसव्वुर कीजिए आप। फिर उन्होंने कहा कि साहब वो संभल में एमपी ने ऐसी ख़तरनाक तकरीर करी। मैंने कहा भाई वहाँ जो फसाद हुआ वो एमपी तो मेरे साथ बेंगलोर में था पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में, और मैंने उसे वापस भेजा, अपनी गाड़ी का इंतज़ाम किया कि एयरपोर्ट जाओ, वहाँ दंगा हो गया है। कहने लगे नहीं साहब आपको पता नहीं है, एक रात पहले उसने। मैंने कहा फिर आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ एक जुलूस गया, दूसरे दिन उसने गालियाँ बकी, वहाँ हंगामा क्या कहा। ऐसा कभी नहीं हुआ। उस मीडिया से आपको लड़ना है जो बैठे बैठे बनाते हैं। और ये सोशल मीडिया, उसने एक ऐसा जहन तैयार किया है कि वो गुनाह हो गया है। अब मैं इस उम्र में, अपनी आखिरी उम्र में, मुझे जब ये साबित करना पड़ता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ, देशभक्त हूँ, तो मरने की तमन्ना पैदा होती है। उस मुल्क में जिसने हमने पूरी दुनिया को ठुकराया, मेरे बुज़ुर्गों ने अपने ख़ानदान को बांट दिया, उससे पूछा जाता है कि तुम हो हिंदुस्तानी, तुम हो देशभक्त। और ये सिर्फ और सिर्फ रोल जो सोशल मीडिया का है। आप चंद लोग हैं जो लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी लड़ रहे हैं, उन पे भी मुकदमे हैं। मैं भी 2 FIR झेल चुका हूँ 153 की। लेकिन जब एक इंसान तैयार हो जाए, और सहाफ़त वो है जैसा अभी कहा गया कि हमास में और फ़िलिस्तीन में जो इस वक्त जो सहाफ़ी काम कर रहे हैं, वो निशानी है सहाफ़त की, वो निशानी है उन लोगों की जो दुनिया में आज के दौर में दिखाई नहीं पड़ती। और वही जमा हमको इस मुल्क में लानी पड़ेगी। अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हैं तो ये मुल्क किस्तों में मर रहा है, ये मर जाएगा। ये कहना गलत है कि हमारा मुल्क बहुत कामयाब है। हम तो नहीं कह सकते, हम तो शर्म आती है हमको कहते हुए। हमको कहते हैं कि हम जमहूरी मुल्क है। अरे कहाँ के जमहूरी मुल्क हैं साहब? हम जब पार्लियामेंट में थे तो हम बोलते थे, स्पीकर सुनता था। अब स्पीकर बोलता है
اور ہم کو چپ رہنا پڑتا ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں عمران پرتاپ گڑھی, جس دن بولیں گے باہر نکال دیے جائیں گے. یہ پارلیمنٹ ہے. کہتے ہیں کہ ہم جمہوری ملک ہو گئے, سب ختم ہو گیا ہے. امید صرف آپ لوگوں سے ہے, آپ حضرات سے جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. صرف آپ کو صرف ہم سے یا اپنی آواز پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ سے بڑے بھی لوگ ہیں جو اس طرح کا زہر بو رہے ہیں, انسان کو انسان سے لڑا رہے ہیں, جھوٹی خبریں چھاپتے ہیں اور اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں کچھ اور رہ نہیں گیا ہے. مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں, اگر میڈیا سامعت ہو گیا اور میڈیا اگر بکنے سے بند ہو گیا اور میڈیا میں اگر قوت آ گئی. یہ جو اخبار ہم خریدتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا پہلا خرید ہے؟ یہ اخبار پہلے ہی سے بک چکا ہوتا ہے, ہم دوبارہ خریدتے ہیں. ہم دوبارہ خریدتے ہیں اس اخبار کو روز, کیونکہ وہ بکا ہوا اخبار ہوتا ہے, وہ پہلے ہی سے بک چکا ہوتا ہے. یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو خرید چکی ہوتی ہیں. ایسے وقت میں صرف ایک میڈیا بچا ہے. جب آپ مضبوط ہوں گے, وہ جوڈیشری جو سب کچھ کہنے کے بعد حق بات بولتی تو ہے, لیکن جب لکھنے جاتی ہے تو ہاتھ اس کے لرزتے ہیں. لیکن جب میڈیا کا خوف اس کے اوپر آئے گا تو وہ ہاتھ اس کے بھی ختم ہو جائیں گے, وہ ہمت سے کام کرے گا. یہی وجہ ہے جو پولیس یا انتظامیہ ہے اس کو معلوم ہے آج کتنے لوگ جیلوں سے میں باہر ہیں, کتنے لوگ آج بھی پڑے ہوئے ہیں. اسی شہر میں خالد جو جیل میں ہے, اس کے باپ سے, اس کے گھر والوں سے پوچھئے کیا میڈیا نے ایسی آواز لگائی کہ چلو سڑکوں پر, چلو. اس دہلی کے اندر کبھی 500 آدمی کھڑا ہوا کہ جس آدمی پہ آج تک الزام نہیں ثابت ہوا اس کو تم بیل نہیں دیتے؟ لیکن ہم کیسے کریں؟ میں اگر بولوں گا تو میری گھر کی دیواریں آواز سن لیں گی, لیکن جب آپ بولیں گے تو دنیا سنے گی. جب آپ بولیں گے تو لوگوں میں, سوئے ہوئے لوگوں کے دلوں میں جنبش پیدا ہوگی اور وہ پھر ایک تحریک کی شکل بنے گی. انقلاب لانے کا ذریعہ صرف میڈیا ہے. اگر انقلاب لانا ہے اور ہندوستان کو بچانا ہے اور انسانیت کو محفوظ کرنا ہے اور ظالموں کے ہاتھ کو روکنا ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہے, تو پھر میڈیا ہی ایک رول بچا ہے. اور ملت ٹائمز کو میں مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ میں برابر ان کے پروگرامز دیکھتا ہوں, ان کی جرأت کو دیکھتا ہوں اور حوصلے کو دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بہترین موقع ہے اور اللہ آپ کو اور ترقی دے. اور اسی طرح کے جو آنیسٹ میڈیا ہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی میڈیا مسلم میڈیا ہو یا ہندو میڈیا ہو, یا پھر میڈیا, آنیسٹ میڈیا کی ضرورت ہے. آنیسٹ میڈیا جو ہے اس کی شکل میں ہم کھڑے ہوں. اور میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے. یہاں جتنے بھی حضرات ہیں میں سمجھتا ہوں زیادہ تر میڈیا کے ہی لوگ ہیں. ان کو اس بات کا سمجھنا چاہیے اب ملک تمہارے ہاتھ میں ہے. ہم لوگوں نے اپنی کوتاہیوں, اپنے خود غرضیوں کی وجہ سے اپنے ملک کو برباد کر دیا ہے. لیکن اگر میڈیا کے لوگ یہ باور کر دیں, یقینی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ہریجن اخبار نے ذہنوں کو بدلا تھا. مولانا آزاد کے اخبار ہلال البلاغ نے خون میں جوش پیدا کر دیا تھا, پوری ملت کو تیار کر دیا تھا. یہ محمد علی جوہر کامریڈ اخبار نے کیا کیا انقلاب کیے تھے. اس ملک کو اگر بچانا ہے تو میڈیا کو بچانا پڑے گا. اگر اس ملک کو نہیں بچایا, یہ کہا گیا ابھی کہ 165-166 مقام پہ ہم ہیں, اور وہ اس لیے ہیں کہ باقی کوئی ڈیموکریٹک کنٹری ایسا نہیں ہے جس کے نیچے ہم ہوں. دنیا کے واحد ڈیموکریٹک کنٹری ہم ہیں جس کا 165-166 کے نام پہ چلتا ہے. میں ابھی امریکہ گیا تھا, 15 دن پہلے وہیں تھا. وہاں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے اخبار کیوں نہیں بول رہے ہیں. میں نے کہا لکھتے ہیں, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, کوئی چاہنے کو تیار نہیں ہے. اخبارات جو ہیں وہ نکلنا مشکل ہے. ہم لوگوں کو سب کو امید
यही इसी अल्टरनेटिव मीडिया से है। आप उसके एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और वो सारे हजरात जो यहाँ मौजूद हैं उन सब के लिए ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ऑनेस्ट मीडिया की हैसियत से इस मुल्क को बचा लें, खुदारा बचा लें, नहीं तो इस मुल्क में अब कुछ बचा नहीं है। और मेरे लिए दर्दनाक पहलू यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे मुल्क में मरूंगा जहां इंसान को इंसान मारकर जश्न मनाता हो, जहां इंसान से इंसान मारकर हुकूमत जी बनाता हो, जहां एक कौम से नफ़रत करके हाकिम बनता हो। ऐसे मुल्क का तसव्वुर हमने तो नहीं किया था। हम समझते हैं सिर्फ़ और सिर्फ यही एक ज़रिया है, उसके लिए आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।